पहला मकान यानी विमला का घर। इस घर की ओर हर नौजवान की आंखें उठती है। घर के अंदर 4 दीवारी है और उसके बाद ही पटरी, फिर सड़क है जिसे रोहतक रोड के नाम से जाना जाता है। अगर दिल्ली बस सर्विस की भाषा में कहें तो इसका नाम है रूट नंबर 27। 27 नंबर की बस यहीं से गुजरती है और विमला के घर के ठीक सामने से तो नहीं, पर बाईं ओर से कुछ हटकर बस स्टॉप है। बस स्टॉप पर बहुत चहल पहल रहती है। वहाँ खड़े होने वाले लोग और नौजवान उस सामने वाले घर को आसानी से देख सकते हैं। यह मकान विमला का है, यानी विमला इसमें रहती है। वैसे बाहर खंबे पर उसके बाप दीवान चंद के नाम की तख्ती लटक रही है। विमला की तरफ सभी की आंखें हैं, खास तौर से उन नौजवानों और युवक दुकानदारों की जो वहीं आसपास रहते हैं। विमला गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में पढ़ने जाती है। देखने में बहुत सुंदर है और उसकी उम्र यही करीब 20 साल की है। जब वह घर के पास बस स्टॉप पर उतरती है तो उसके साथ नौजवानों का एक हुजूम भी उतरता है, पर वह किसी की परवाह नहीं करती और सीधे अपने घर में चली जाती है। उसके वापस आने के वक्त करीब 2 बजे होता है। उस वक्त बस स्टॉप के पास सामने की दुकानों के नौजवान मालिक भी जमा हो जाते हैं। सब आंखें विमला को देखती हैं, उसका पीछा करती है और वह अपने में मगन सड़क पार कर जाती है। लोगों का कहना है कि उसने कभी नजर उठाकर किसी को नहीं देखा। एक दिन बस से उतरते हुए उसकी साड़ी चप्पल में उलझ गई थी और झटके से सभी किताबें और कॉपियां बिखर गईं। इंतजार में खड़े नौजवानों ने फौरन एक एक किताब उठाकर उसके हाथों में थमा दी थी और उसकी नजरों से कुछ पाने की तमन्ना की थी। खास तौर से एक नौजवान ने बड़ी सज्जनता से आगे बढ़कर पूछा था, आपको चोट तो नहीं आई? जी नहीं, विमला ने बहुत शालीनता से कहा और अपनी किताबें लेकर चली गई। दूसरे दिन वही नौजवान खास तौर से विमला के सामने पढ़ने के लिए 1 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। आखिर एक बस से विमला उतरी। पहचान को और गहरा बनाने के लिए उस नौजवान ने बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, पर विमला चुपचाप सकुचाती सड़क पार कर गई। बहुत दिनों से यही हो रहा है, पर विमला है कि उसमें जैसे कोई ज्वार ही नहीं उठता। अगर उठता भी है तो वह बहुत शालीनता और सफाई से उसे दबा देती है। किसी ने भी उसे अनजान आदमियों के साथ आते हुए नहीं देखा, कभी बात करते हुए भी नहीं देखा। विमला के पिता बहुत पैसे वाले नहीं, वह किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और अपने घर का भार उठाए उम्र काटते जा रहे हैं। हाँ, विमला को वह समझाते हैं कि वह बहुत समझदार और मेहनती आदमी है। अपने पिता के संघर्ष को वह जानती है। घर की खस्ता हालत भी उससे छिपी नहीं है, पर वह यह भी जानती है कि पिता के रहते उसे कोई दुख नहीं हो सकता। पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कहीं नौकरी करेगी, छोटे भाइयों को पढ़ाएगी और अगर कोई अच्छा सा नौजवान मिल जाए तो बाद में उससे शादी कर लेगी। इस पहले मकान के आसपास रहने वाले सभी लोगों की यही पक्की राय है कि विमला एक निहायत और सुसंस्कृत लड़की है। उसकी जबान पर सिर्फ उसकी तारीफ है। विमला के पिता दीवान चंद का कहना है कि वे सिर्फ विमला की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उसने बीए पास किया, वे किसी बहुत अच्छे नौजवान से उसकी शादी कर देंगे। अगर विमला कहीं खुद शादी करना चाहे तो उन्हें कोई इनकार ना होगा। शर्त एक है, लड़का अच्छे घराने का हो और अच्छी नौकरी या कारोबार में लगा हुआ होना चाहिए। विमला के घर की तरह शायद हजारों घर हैं और उसकी तरह ही लाखों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, सुशील और समझदार। हर लड़की पढ़ रही है और अपने घर के खस्ता हाल से परिचित है। अपने पिता और भाइयों के संघर्ष की जानकारी उसे है। हर लड़की अपने घर को और अच्छा बनाना चाहती है। हर लड़की यह भी चाहती है कि कोई उसकी तरफ उंगली ना उठा सके। सब लोग उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, उसकी खूबसूरती को सराहें और गुणों की प्रशंसा करें। वह अपने घर की इज्जत का जीता जागता नमूना बने और पिता भाइयों की नाक उसकी वजह से ऊंची रहे। शादी के बाद जब सब जानने वालों को यह संतोष हुआ कि उसके पिता बहुत इज्जतदार, ओहदेदार और शानदार आदमी है और वह शादी के बाद भी अपने भाई बहनों की प्यारी बनी रही, उनके मदद कर सके और घर में गौरव प्राप्त करे। पहले मकान में रहने वाली विमला भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी वह सब उसके सामने पूरा भी होता जा रहा था। उम्मीद बस यही थी कि उसके सब सपने साकार हो जाएंगे,
क्योंकि जो कुछ वह चाहती है वह पा लेना बहुत मुश्किल नहीं था। और उस पहले मकान यानी विमला के घर, यही कहानी यही खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी उससे आगे कुछ नहीं हुआ। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंचती है, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। परमात्मा करे सबको विमला जैसी सुशील और समझदार लड़की मिले और किसी की नाक नीची ना हो, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। दूसरा मकान यानी कुंती का घर। विमला के घर से यह मकान काफी दूर है। यों देखने पर विमला और कुंती का कोई संबंध भी नहीं है, पर न जाने क्यों उसमें विमला की झलक सी दिखाई पड़ती है। विमला कुंती को नहीं जानती और न कुंती उसे। यह भी जरूरी नहीं कि जो लोग विमला को जानते हैं वे कुंती को जानते ही हों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुंती को कतई नहीं जानते। इत्तेफाक की बात है कि कुंती का मकान भी इसी सड़क पर है। मकान क्या, एक कमरा कह लीजिए। कई साल पहले पूरा मकान लाल का हाथ तंग होता गया और मकान के कमरे किराए पर चढ़ते गए। उनके मकान के फाटक पर भी पहले उनके नाम की तख्ती रहती थी, पर फिर उस पर बाकी किराएदारों के नामों की तख्तियां लटक गई और मकान में हिस्सेदारी के अनुपात का सम्मान करते हुए फाटक पर औरों का हक हो गया। मनोहर लाल की तख्ती वहां से उठकर कमरे की दीवार पर चली गई। जिस वक्त वह तख्ती कमरे की दीवार पर पहुंची, उस वक्त मनोहर लाल की हालत बहुत खस्ता थी। नौकरी करने के बावजूद खर्चे का पूरा नहीं पड़ता था, कर्जा भी सिर पर चढ़ता जा रहा था। कुंती से बड़ा एक लड़का तो था, वह शादी के बाद अलग हो गया था। उसने सभी संबंध तोड़ लिए थे। घर से उसका कोई वास्ता नहीं था। अब घर के 5 बच्चों में से सबसे बड़ी कुंती ही है। एक छोटी बहन और 3 भाई और हैं। एक दिन दिल का दौरा पड़ने से मनोहर लाल की मौत हो गई थी। उस वक्त कुंती इंटर में पढ़ रही थी। मनोहर लाल के मरने के बाद घर की देखभाल और खर्चे का पूरा भार कुंती पर आ गया। दीवार पर लगी हुई तख्ती उतार कर अपनी पुरानी चीजों वाले बॉक्स में आदर से रख दी गई थी, क्योंकि जब जब कुंती बाहर से आती वह तख्ती देखकर उसकी आंखें भर जाती थी। मरने से पहले मनोहर लाल को यही संतोष था कि कुंती जैसी सुशील समझदार लड़की कम से कम इस जमाने में मिलना बहुत मुश्किल थी। वे यही चाहते थे कि कुंती के बीए पास करते ही उसकी शादी किसी अच्छे नौजवान से कर देंगे, ऐसे नौजवान से जिसका खानदान भी ऊंचा हो और जो खुद ऊंची जगह पर हो। अगर कुंती चाहेगी तो वे उसकी पसंद के लड़के के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुंती की खुशी चाहिए। बहरहाल उन्होंने न जाने क्या क्या सोचा होगा और कुंती ने क्या क्या मन में तय किया होगा। जहाँ से हम उसे जानते हैं वहाँ से सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वह इस वक्त एक नर्सरी स्कूल में मास्टरनी है, जहाँ से उसे 100 रुपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, जिससे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी नहीं निकलता। नर्सरी स्कूल से लौटने पर वह किसी जगह ट्यूशन के लिए भी जाती है। वह संघर्षों के बीच से गुजर रही है और अपने घर की इज्जत को बचाए रखने का भरसक प्रयास कर रही है। जैसे जैसे वह सारा सामान मुहैया कराती है, चींटी की तरह हर वक्त चुपचाप काम और प्रयास में लगी रहती है। उसी के घर के पास एक सराफे की दुकान है और खराद का काम करने वाला सरदार का कारखाना। असल में वह खराद का कारखाना भी उसी सराफे का है। उसमें काम करने वाला सरदार उसका नौकर है। उस कारखाने में तमाम पुरानी चीजें भरी हुई हैं। अंट सन्न तरीके से बोरे भरे हुए हैं जिनमें पुराना सामान रखा हुआ है। सराफे की यह दुकान गरीबों को बहुत सहारा देती है। पिछले 5 बरस से कुंती अपनी परिस्थितियों से लड़ती आ रही है, लेकिन कैसे यह शायद किसी को नहीं मालूम। बलवंत राय सराफ की दुकान में शीशे की अलमारियां हैं जिनमें चांदी कांसे के जेवर सजे हुए हैं। एक सेफ दीवार में गड़ी हुई है जिसमें उसके कहने के मुताबिक सोने का सामान और कीमती पत्थर मोती वगैरह बंद है। बलवंत राय तो सराफ पर उसके कितने कारोबार हैं इसका ठीक ठीक पता किसी को नहीं है। पुराना सामान भी खरीदता है और नए का व्यापार भी करता है। वह नए नए से फैशन के कपड़े पहनता है, पर पैंट ज़्यादा निकला होने के कारण हर कपड़ा उसके ऊपर बहुत बेडोल लगता है। वह लोगों की मुसीबत परेशानी में काम आता है। इस दूसरे मकान यानी कुंती के घर से बस स्टॉप ज़रा दूर है। वहाँ से वह पैदल घर तक जाती है। कुंती की उम्र भी करीब 20-22 साल है और देखने में वह भी बहुत सुंदर और सुडौल है। बलवंत राय की दुकान और खराद के कारखाने के सामने से वह रोज गुजरती है। बलवंत राय उसे रोज देखता है।
बल्कि वह इसलिए खाना खाने देर से जाता है कि जरा एक नजर कुंती को देख लूं। लेकिन थोड़ी सी जान पहचान के बावजूद कुंती ना तो उधर देखती है, ना उसका ख्याल ही करती है। बलवंत राय और कुंती की जान पहचान सिर्फ एक दुकानदार और ग्राहक की जान पहचान की तरह है। एक बार जब उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ी तो वह माँ के सोने की माला बेचने के लिए दबे पांव उसकी दुकान तक पहुंची। बलवंत राय ने एक कुशल दुकानदार के अतिरिक्त सज्जनता और नम्रता की तारीफ ध्यान देने की कोई जरूरत उसने नहीं समझी। माला खरीद लेने के बाद बलवंत राय उस एक दिन की जान पहचान को और गहरा बनाने के लिए हर तरह की कोशिशों में लगा हुआ था। कुंती के लौटने के समय वह उंगलियों में कीमती मोतियों की 4 अंगूठियां पहनकर दुकान के बाहर पटरी पर खड़ा होता था। कुंती हमेशा उसी पटरी से सिर झुकाए गुजर जाती थी। कुछ ही दिन बाद कुंती फिर शाम के धुंधलके में उसी दुकान पर आई थी और माँ की पुरानी कीमती साड़ी की सोने के काम वाली किनारी और पल्लू के फटके हुए टुकड़े बेच गई थी। जान पहचान फिर भी वहीं रुकी हुई थी। बलवंत राय की दुकान और कारखाने में कुंती के घर की बहुत सी चीजें पहुंच चुकी थी। बहुत पुरानी भारी भारी बर्तनों की खराद चढ़ाकर और नया बनाकर वह बेच चुका था। गिलट और पीतल के गुलदस्ते भी वह खरीद चुका था, पर जो वह चाहता था वह नहीं हुआ था। कुंती से उसने हर बार बात की थी, पर उसकी बातों से कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था कि बलवंत राय कोई मतलब निकाल सकता। कुंती से घर की तमाम पुरानी और इस्तेमाल की हुई चीजें खरीदने के बाद भी दूरी उतनी ही बनी हुई थी। वह हर बार कोई ना कोई शिष्ट मजाक करता और चाहता कि कुंती कम से कम एक बार मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब तो दे दे, पर कुंती विमला की ही तरह कभी मुस्कुराई नहीं। उसने हमेशा सीधी सीधी बातें की, चीज दी और कम ज्यादा जो भी पैसा मिला लेकर चली गई। बलवंत राय ने हमेशा यही जाहिर किया कि वह न सिर्फ कीमती से ज्यादा पैसा ही देता है, बल्कि उन चीजों को भी खरीद लेता है जो उसके काम की नहीं, जैसे चश्मे का पीतल का पुराना फ्रेम, पूजा के छोटे छोटे बर्तन और पुरानी टूटी हुई पीतलियां। कुंती भी मन ही मन उसकी बहुत कृतज्ञ थी, लेकिन मुस्कुराकर बात करने का सवाल कभी नहीं उठा, क्योंकि जिंदगी के भारू होते जाने के बावजूद तब तक वह गाड़ी खींच रही थी। कुछ ऐसी आशाएं बाकी थी जिन्हें वह संजोकर रखना चाहती थी, और कुछ ऐसे सपने भी शेष थे जिनके साकार होने की उम्मीद उसे थी। अभी खुशियों के कुछ एहसास बाकी थे जो उसे मुस्कुराने नहीं देते थे। वह अपनी मुस्कुराहटों को बचाकर रखना चाहती थी उस दिन के लिए जबकि वे खुशियां वापस आएंगी, उसके छोटे छोटे भाई बड़े होंगे और घर का नक्शा बदलेगा। आखिर वह दिन आ ही गया जबकि उसकी मुस्कुराहट होठों पर आ गई। वह दिन बेहद खुशनुमा था। बरसात का मौसम था, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, भीगी भीगी हवा चल रही थी। दूर से आती हवाओं के साथ मेहंदी के फूलों की महक आ रही थी। रह रहकर बूंदाबांदी हो जाती थी। पेड़ खुलकर नए हो गए थे, सड़कें साफ हो गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे, सूरज डूब चुका था, पर दिन अभी अभी कुछ बाकी सा था। कुंती के घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। माँ को 2 दिन पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था। घर में इलाज कराने के लिए पाई नहीं थी, इसलिए वह जनाना अस्पताल में पड़ी हुई थी। उसे देखने जाने और तीमारदारी में सब पैसे खत्म हो चुके थे। तीनों भाई और अकेली बहन समझदार और नेक बच्चों की तरह चुपचाप अधपेट खाए बैठे हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कुंती एक तरफ बैठी हुई बारी बारी से सब चीजों पर निगाह डाल रही थी, लेकिन अब घर में कोई और ऐसा सामान नहीं था जो बेचा जा सके या बिक सके। तस्वीरों के लकड़ी के फ्रेम बिक नहीं सकते, तवा और आखिरी पीतल बेची नहीं जा सकती, और 2-2 4-4 आने में 2-3 चीजें बिक भी जाएं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौसम बहुत सुहावना था, हर तरफ से जैसे खुशियां फूट पड़ रही थी। पेड़ों पर अजीब सी ताजगी छाई हुई थी, और ऐसे खुशनुमा वक्त में कुंती की आंखें रह रह कर भर जाती थी। दिल में अजीब सी हुक उठती। भाई बहनों के मासूम चेहरों की तरफ जब वह देखती तो मन बैठने लगता था और आंसू नहीं थमते थे। आखिर वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर पसोपेश में रही, फिर भीतर जाकर उसने कपड़े बदले, अपने बाल ठीक किए और छोटी बहन को समझाकर कि वह अभी आ रही है, वह बाहर निकल गई। उसकी चाल में कोई संकोच नहीं था। मन अजीब सी मजबूरी की अनुभूति और हिचक से भरा हुआ था, और वह हमेशा की तरह फिर बलवंत राय की दुकान पर खड़ी थी। शाम गहरी हो गई थी। आज वह दिन आ गया था जब उसका मन बहुत भारी था और दुखों के बोझ से
हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उतर आई थी। बलवंत राय ने वह मुस्कुराहट देखी तो सहसा विश्वास नहीं कर पाया। हकलाते हुए बोला, आइए आइए, वहाँ क्यों रुकी हुई हैं आप? कुंती भीतर चली गई। एक आध ग्राहक और बैठे हुए थे। कुंती हमेशा की तरह बेंच पर बैठ गई। बलवंत राय ने ग्राहकों को जल्दी से निपटा कर विदा किया और कुंती को देखा तो उसे सिर्फ वह मुस्कुराहट ही नजर आई। इतने दिनों का परिचय सहज सम्मान का रूप ले चुका था। बलवंत राय ने धीरे से कहा, कहिए क्या सेवा करूं? बहुत सकुचाते हुए और हिचकते हुए कुंती ने मुस्कुराने की फिर कोशिश की। उसके होठों पर मुस्कुराहट की लकीर खिंच गई और वह नीची निगाह करके बोली, आज असल में हमें 20 रुपए की सख्त जरूरत है। चीज तो कोई ला नहीं पाई। वह बात यह थी कि बलवंत राय ने और कुछ जानना जरूरी नहीं समझा। कुंती के घर के हालात का पता उसे भी था और उसके मन में मदद करने की बात भी थी। उसने फौरन 20 रुपए आगे बढ़ा दिए। तो बहुत संकोच से लेती हुई कुंती ने कहा, पहली तारीख को दे जाऊंगी। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, बलवंत ने कहा और वह जैसे उबर आई थी। मन का बोझ भी कुछ हल्का सा लग रहा था। वह हमेशा की तरह ही चुपचाप बाहर निकल गई, पर आज उसने आगे बढ़ने से पहले बलवंत राय के चेहरे पर कुछ भाव पड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमेशा की तरह ही शालीनता से मुस्कुरा रहा था। कुंती भी धीरे से मुस्कुराई और हमेशा की तरह ही चुपचाप पटरी पर चल दी। कुंती के घर की तरह शायद हजारों घर है और उसकी तरह ही लाखों लड़कियां हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनना चाहती है और अपने घर की खुशियां वापस लाना चाहती है। पर लड़की किसी बहुत खूबसूरत दिन के लिए अपनी सब मुस्कुराहटें संजो कर रखना चाहती है। दूसरे मकान में रहने वाली कुंती भी यही चाहती थी और जो वह चाहती थी उसके मिलने का विश्वास उसे शायद अभी तक था। आज शाम तक और उस मकान यानी कुंती के घर की यह कहानी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी इससे आगे कुछ नहीं हुआ। इस तारीख तक पहनाए यहीं तक हुआ, इसीलिए यह बात यहीं खत्म हो जाती है। परमात्मा करे ऐसा खुशनुमा दिन कभी ना आए और किसी को ना मुस्कुराना पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है।